नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। कुछ ही दिनों में भारतीय राजनीति पर यूसीसी को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। यूसीसी क्या है, इसको समर्थन देने वाले कुछ फैक्ट्स कौन कौन से हैं, क्या ये किसी अन्य देशों में भी लागू है और या इसके विरोध में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी से लेंगे। सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है वो है यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। देखिए, जो समान नागरिक संहिता है ये एक ऐसी नीति है जिसमें पूरे देश के लिए, जिसमें कई तरह के रिलीजियस लोग रहते हैं, जैसा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, माइनॉरिटीज, ज्यूज, अलग अलग, सिख, ईसाई, ठीक है। तो ये जो पूरे रिलीजियस पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को एक लॉ में बांध दिया जाए। खासकर विवाह, तलाक, उत्तरदायित्व और बच्चा कोई भी गोद लेने का जो कानून है वो सबके लिए एक हो जाए, ऐसा यूसीसी के अंडर में आता है। संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी को लेकर के बात कही गई है। एक्चुअल में जो अनुच्छेद 44 है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। मतलब इस पर कानून बनाना सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है। संविधान ये कहता है कि ये ऐसे चीज़ें हैं जो लोक कल्याणकारी हैं। लोक कल्याणकारी होने का मतलब ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है। इस पर आप कानून बनाएं या न बनाएं, ये आपकी मर्जी है। सरकार को इस पर कानून बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इनको रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत, जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे नीतियां हैं जो अगर कानून बने तो इस समाज का कल्याण होगा। जब संविधान सभा ने संविधान को पास किया, संविधान को आत्मार्पित किया, एक्सेप्ट किया, उस समय संविधान के बनाने वाले लोगों का ये मानना था कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए या फिर फ्यूचर में राज्य इनको इम्प्लीमेंट करेगा ताकि लोगों का जीवन आसान हो सके। उसमें से एक है आपका आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता की बात क्यों उठती है, इसके पीछे तर्क जान लेते हैं। इसके जो समर्थक हैं ये सबसे बड़ा तर्क देते हैं इसके पक्ष में, वो है 1985 का शाहबानो केस। 1985 में शाहबानो के केस को लेकर के इनके जो समर्थक हैं ये तर्क देते हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए। और वो शाहबानो केस क्या था उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल और चर्चा कर लेंगे। 1978 में इंदौर के एक बहुत बड़े वकील थे मोहम्मद अहमद खान। इन्होंने अपनी पत्नी को, जो कि उस समय 59 वर्ष के हो चुके थे, उनको तलाक दे दिया और तलाक बिद्दत दिया। तलाक बिद्दत का मतलब है 3 महीने का अंतराल होता है, ठीक है, जो लोग 3 तलाक कहते हैं एक्चुअल में, लेकिन वो 3 महीने का अंतराल होता है। तो तलाक बिद्दत दिया 79 में। अब 5 बच्चों की माँ शाहबानो पर अपने भरण पोषण की जिम्मेदारी आ गई। उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि मोहम्मद अहमद खान ने संबंध विच्छेद के दौरान, तलाक होने के बाद, सेपरेशन के दौरान उनको उनकी मेहर दी थी। मेहर एक रकम होती है जो मुस्लिम कम्युनिटी में शादी के समय, निकाह के समय लड़की को दी जाती है। तो वो मेहर उनको रकम वापस की जाती है जब तलाक होता है। तो ये जो मेहर की रकम है जो दी जाती है तलाक के बाद, इसके बाद कोई भी मुआवजा पति की तरफ से नहीं दिया जाता है। जबकि 1956 का हिंदू विवाह अधिनियम कहता है कि अगर हिंदू कम्युनिटी में अगर कोई महिला तलाक लेती है या फिर कोई पुरुष तलाक देता है तो महिला को गुजारा भत्ता देना होगा आजीवन। ये हिंदू विवाह अधिनियम है। लेकिन बात आती है जब मुस्लिम विवाह की, तो इसमें उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ लगता है। पर्सनल लॉ क्या है? ये एक शरीयत कानून है जो संविधान से अलग है, हिंदू विवाह अधिनियम से अलग है। इसके तहत अगर कोई तलाकशुदा महिला है और वो शादी 3 महीने तक नहीं कहीं और नहीं करती है, उसका कोई भी और गुजारा नहीं होता,
तो पति बाध्य नहीं है कि उस महिला को गुजारा दे। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है। तो शाह बानो के केस में सेम यही मामला हुआ। 59 साल की महिला, 5 बच्चों के भरण पोषण का बोझ, परेशान होकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ का रुख करती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ साफ मना कर देता है कि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको तलाक के बाद आजीवन गुजारा भत्ता मिले। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ के बाद शाह बानो ने रुख किया भारतीय अदालतों का, इसमें वो जिला मजिस्ट्रेट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक गई। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला दिया। जाहिर सी बात है, 59 की महिला अपना भरण पोषण कैसे करेगी। उन्होंने मोहम्मद अहमद खान को कहा कि चाहे आपके कानून कुछ भी कहते हो, चाहे शरीयत लॉ कुछ भी कहता हो, इस देश में संविधान चलता है और इस देश में किसी के हक को आप नहीं छीन सकते और तलाकशुदा महिला के लिए गुजारा उसका हक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि आप शाह बानो को महीने 179 रुपए गुजारा भत्ता देंगे आजीवन। अब इस डिसीजन से, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में उधम मच गई, हाहाकार मच गया, क्योंकि उनका जो लॉ था, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो संविधान के हिसाब से नहीं चलता। मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदू विवाह अधिनियम से अलग है। वो कहते हैं कि हमारा जो कानून है, खासकर हमारे जो व्यक्तिगत मामले हैं, व्यक्तिगत मामलों में विवाह, तलाक और बच्चा गोद लेने या उत्तरदायित्व देने का जो सिस्टम है वो आता है। तो व्यक्तिगत मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ से चलेंगे। 1937 के शरीयत कानून में ऐसा बनाया गया है। लेकिन 125 सीआरपीसी की धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को किसी का हक छीनने का अधिकार नहीं है। इस फैसले से मुस्लिम समाज में, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बवाल हो गया। लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए और तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने शाह बानो की दिक्कतों और दुख को दरकिनार करते हुए संसद से एक कानून पास कराया, जिसमें उन्होंने इस फैसले को पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट के इस सेकुलर फैसले को पलट दिया। कहा यह गया कि व्यक्तिगत मामलों में सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी नहीं है, जिसे हम मुस्लिम विवाह कानून 1986 के तहत जानते हैं। संसद ने बिल पास कर दिया, नया कानून बना दिया शाह बानो के खिलाफ। आखिर में शाह बानो हार गई सरकार के चलते और 1992 में, मतलब 6 साल बाद, उनकी ब्रेन हैमरेज से मृत्यु हो गई। तो ये जो शाह बानो केस है, ये क्या दिखाता है? हिंदू विवाह अधिनियम का अलग होना, मुस्लिम पर्सनल लॉ का अलग होना। 1956 के हिंदू विवाह कानून के तहत कोई भी विवाह अगर विच्छेद होता है तो पति अपनी पत्नी को आजीवन गुजारा भत्ता देगा, जो एक तय होता है सरकार द्वारा। इसके कोई भी नागरिक अगर चाहे तो अपने रीति रिवाज से बाहर जाकर के भी शादी कर सकता है। ये दोनों में जारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ से भी ये कहा गया है कि अगर आपके कोई भी मुस्लिम व्यक्ति भी है, अगर वो नहीं चाहता कि वो अपने रीति रिवाज शादी करे, तो वो जाकर के कोर्ट मैरिज कर सकता है। और हम आज तमाम कोर्ट मैरिजेस देखते हैं। तो यहां पर बात आती है कि ये जो विशेष विवाह अधिनियम है, विशेष विवाह अधिनियम दोनों पर एक समान लागू होता है। तो समर्थकों का तर्क है कि क्यों ना एक ऐसा कानून बनाया जाए जो विशेष विवाह अधिनियम के तहत हो और वो सब पर एक साथ लागू हो। यही यूसीसी का मूल रूप है। विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं? यूसीसी के विरोध में तय सबसे बड़ा तर्क है कि भारत असंख्य धर्मों और संप्रदायों का देश है। यहाँ सिर्फ आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बड़े धर्म ही दिखते हैं। इसके अलावा ज्यूस, पारसी, बौद्ध, जैन और साथ ही में कुछ विशेष जनजातीय समुदाय भी हैं। जनजाति का जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब उन ट्राइबल लोगों से है जिनका इस दुनिया से काफ़ी जुड़ाव नहीं। ये घने जंगलों और देश से कटे हुए भाग जैसे अंडमान निकोबार या नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर रहते हैं। इनकी परंपराएं अलग हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या उसके सारे कोड इन जातिगत समुदायों पर भी लागू होंगे? दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा।
जैसे व्यक्ति के विवाह, उसके किसी भी पुत्र को गोद लेना या तलाक, ये उसका व्यक्तिगत मामला है और संविधान में आपको मूल अधिकार है कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं हो सकता। तो वो चाहे किसी भी तरीके से करे, अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ से करे या फिर उस विशेष विवाह अधिनियम से करे, ये उसका हक होना चाहिए। लेकिन जब यूसीसी लागू हो जाएगा और खासकर इस मामले, विवाह के मामले और तलाक के मामले में, तो जानबूझकर हर कम्युनिटी को उसका सपोर्ट, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, यूसीसी को फॉलो करना पड़ेगा और इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। तो ये हमने आपको पक्ष में और विपक्ष में कई सारे तर्क दिए। अब आते हैं कि क्या कहीं पहले से लागू है? जी हाँ, बिल्कुल। वेस्ट के कंट्री जैसे यूएस, कनाडा और फ्रांस की बात करें तो यूसीसी वहां लागू है अपने विभिन्न स्वरूपों में। देखिए, यूसीसी का कोई फिक्स स्क्रिप्ट नहीं है, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि यूसीसी ऐसा ही होना चाहिए। यूसीसी के डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, आपके अपने देश में गोवा एक ऐसा राज्य है जो जहां पर यूसीसी लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू है। गोवा कई सालों तक पुर्तगाली राज्य में रहा है, पुर्तगाली गुलामी सही है गोवा ने। देश के आज़ाद होने के बावजूद भी पुर्तगाल ने तुरंत आज़ाद नहीं किया गोवा को, और गोवा में पुर्तगालियों ने सिविल कोड लागू किया, और वही सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक स्ट्रक्चर है जो आज भी गोवा में लागू होता है। तो इसी स्ट्रक्चर को पूरे भारत में लागू करने की जो कवायद हो रही है, इस कवायद को लेकर के ही हमने आज ये चर्चा का विषय आपको बताया, क्यों है, कैसे है, इसके पक्ष में क्या तर्क है, इसके विपक्ष में क्या तर्क है। आपको क्या लगता है, समान नागरिक संहिता का होना भारत में जरूरी है? भारत को इस समय आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी, साइंस इत्यादि चीज़ों को एक्सेप्ट करने और इसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसे में धर्म कई जगह अड़े आता है, तो इस धर्म को हम क्या समान बना सकते हैं यूसीसी को ला करके? इस कमेंट के बारे में आप हमें जरूर बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइए कि हम किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।